यदि 12 साल से कम उम्र की बच्ची का गैंगरेप होता है तो ऐसे में डेथ पेनल्टी दी गई है। बिल्कुल, देखिए ज़ीरो एफआईआर का जो कॉन्सेप्ट और ईमेल से भी अपनी कंप्लेंट फाइल करने का जो कॉन्सेप्ट इसमें इवॉल्व हुआ है, वो बड़ा लैंडमार्क अचीविंग है। आपने मैरिटल रेप का जिक्र किया तो मैं इसको और थोड़ा सा समझना चाहूँगा। तो इस लॉ में अगर वाइफ के साथ हस्बैंड फोर्सफुली फिजिकल रिलेशन बनाता है तो वो रेप माना जाएगा या नहीं? फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी एक ऐसा रिलेशन है जहाँ कहीं ना कहीं पावर प्ले होता है। यदि आपने किसी को नौकरी का झांसा दिया या आप अपनी पोजीशन ऑफ पावर या डोमिनेंट पोजीशन का अब्यूज़ कर रहे हैं, ऐसे में या आप उसको फाइनेंशियल लालच देते हैं या आप उसे ये कहते हैं कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, और इस संदर्भ में आप किसी महिला को कमज़ोर करते हैं इमोशनली एंड एट द सेम टाइम वो आपके साथ फिजिकली इन्वॉल्व हो जाती है, पार्टनर्स के बीच में इंटरकोर्स हो जाता है, जिसका सिंपल प्रिटेक्स्ट ये था कि जो कंसेंट डिराइव की गई है वो झूठी है। यहाँ फॉल्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। तो ये जो फॉल्स है या ये जो झूठ बोला गया है, जो फरेब किया गया है, उसको यहाँ पे क्वांटिफाई करके नए कानून में पनिशमेंट बढ़ा दी गई है। लोकतंत्र का बुनियादी उसूल है कि कानून का राज स्थापित हो। कानून से ऊपर कोई भी नहीं है, ना तंत्र, ना सरकार, ना कोई राजनेता। यही वजह है कि सरकार ने अंग्रेजों के बनाए 3 कानून आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट के ना सिर्फ नाम बदले बल्कि जो उनके नियम कायदे थे वो भी हटा दिया और आज के ज़माने के हिसाब से, आपकी ज़रूरत के हिसाब से नया कानून बनाया। ये 3 क्रिमिनल लॉज 1 जुलाई से हमारे देश में लागू होंगे। नमस्ते, मेरा नाम ब्रिज द्विवेदी है। आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के 2 वकील हैं जिनसे हम इन तीनों क्रिमिनल लॉज के बारे में समझेंगे। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्वनी कुमार दुबे जी हैं। मैं आपको बता दूं, इन्होंने हाल ही में एक किताब भी लिखी है, एंड ऑफ कॉलोनियल लॉज फ्रॉम विजन टू एक्शन। ये इनकी अभी हाल ही में आई हुई किताब है। ये 3 क्रिमिनल लॉज हैं, उसी पर बेस्ड है, तो आप लोग भी पढ़ सकते हैं। इसके बारे में भी हम बात करेंगे इसमें और तीनों लॉज के बारे में समझेंगे। इसके अलावा हमारे दूसरी मैम हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट हैं, प्रज्ञा सिंह, उनका भी स्वागत है। मैम, आपसे ही शुरू करूंगा। क्या लग रहा है ये जो नए कानून आए हैं 3, इसको लेकर आपका क्या टेक है? स्टार न्यूज़ पे पहले एक जब बदलाव की बयार चली थी तो एक लाइन बड़ी फेमस हुई थी, रिश्ता वही सोच नहीं। तो मुझे लगता है ये एक अच्छा परिवर्तन है, और चूंकि इसका श्री गणेश हो रहा है तो इसे नेगेटिव ना मान के एक हम ये ज़रूर बोलेंगे कि जो लॉर्ड मैकॉले ने इतने सालों पूर्व एक विदेशी ने जो हमें कानून दिया था उसका खात्मा हुआ है और नए कानून की भारत में स्थापना हुई है। एक अच्छी बात ये भी है कि यहाँ नाम बदले गए हैं, इंडियन पीनल कोड इस तरीके से नाम बदल के यहाँ पे हमने नाम जो रखे हैं वो भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इस तरीके के नए शब्दों का भी हमने इस्तेमाल किया है, जो ये दर्शाते हैं कहीं ना कहीं कि हम अपनी मिट्टी से जुड़े हैं और ये कानून हमने स्वतः खुद को दिए हैं। तो मैं कहूँगी कि इसका हमें जोश के साथ स्वागत करना चाहिए, और जितने भी इसमें प्रैक्टिकल चैलेंजेस हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मुझे लगता है उनका खात्मा भी जरूर होगा। बिल्कुल सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस नए कानून को लेकर? मैं इतना कहूँगा कि जो लॉर्ड मैकाले का कानून था वो मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप पर आधारित था। हम भारतीयों पर राज करने के लिए, हम भारतीयों को कैसे कंट्रोल करना है, वो कैसे वो कानून के माध्यम से कोडिफाई करके और कैसे एक दंड के सिद्धांत पर आधारित कानून बनाना। और मैं बताऊं, लॉर्ड मैकाले यूरोप से कोई कानून लेकर नहीं आया था। वो भारत की व्यवस्था, प्राचीन व्यवस्था, चाहे आप कौटिल्य के न्याय की बात करें, लिखवी गणराज्य की बात करिए, राजा भरत के समय की बात करिए, भगवान राम के राम राज्य की बात करिए, पृथ्वीराज चौहान के शासन की बात करिए, विक्रमादित्य के शासन की बात करिए, आप शिवाजी महाराज के, छत्रपति शिवाजी महाराज के न्याय की बात करिए, उन्हीं सबको लेकर उसने कानून बनाया, उसी को कोडिफाई कर दिया। आप याद करिए हमारे देश में राजा महाराजा जो होते थे, जो सभासद होते थे, वो न्याय मंत्री बनाया करते थे। न्याय की पूरी सभा लगती थी, पंच वो बैठते थे और वो साक्ष्य इकट्ठा करते थे उस समय कि देखते थे, राजा कभी वेश बदल करके देखने जाता, मंत्री कभी वेश बदल करके देखने जाता था कि ऐसा तो नहीं कि ये जो अपराधी है उस अपराधी के पीछे किसका मंशा, अन्याय तो नहीं हो रहा किस जनता के ऊपर। वो न्याय के सिद्धांत पर आधारित था और न्याय के सिद्धांत के साथ भारत की जो हजारों वर्ष पहले की पुरानी जो व्यवस्था रही है
उस व्यवस्था में डर के मारे अपराध लोग नहीं करते थे क्योंकि उनको तुरंत दंड मिलता था। तो वो दंड से न्याय की तरफ हम बढ़े हैं, क्योंकि इंडियन पिनल कोड भारतीय दंड संहिता है। काफी देर तो नहीं और देर हुई, निश्चित तौर पर हुई। 77 बार क्रिमिनल लॉ में अमेंडमेंट हुआ भारत में, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव एक यूनिफाइड वन नेशन वन पिनल कोड की जो भावना पर कानून होना चाहिए था वो नहीं था। और जो हमारे, दूसरी बात ब्रिज, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी डिबेट चल रही थी, उस समय भी आया था कि लॉ डिराइव्ड फ्रॉम द पार्लियामेंट। ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखिए आर्टिकल 13 सब क्लॉज 4 वो कहता है लॉ डिराइव्ड फ्रॉम द पार्लियामेंट। तो लॉ डिराइव्ड फ्रॉम द पार्लियामेंट तभी होगा जब स्वतंत्र भारत का कानून होगा। और आज की परिस्थितियों के हिसाब से अगर औपनिवेशिकता की बात करते हैं, गोरों के जाने की बात करें, फिरंगियों की जाने की बात करें, तो वो व्यवस्था जो घोड़े दौड़ाकर हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जेल में डाल देना, घोड़े दौड़ाकर उनके ऊपर मार देना, उसको जस्टिफाई करना, जालियांवाला बाग जैसे मैसेकर को जो है जस्टिफाई करना, भगत सिंह की फांसी को जस्टिफाई करना, ये कानून नहीं था। ये राज करने के लिए कुछ अंग्रेजों के द्वारा भारत की ही व्यवस्था को कानून के माध्यम से, अंग्रेज जज होते थे, कानून को शुरुआती दौर पर जानने वाले भी अंग्रेज होते थे, प्लीडर्स, तो वो एक उन्होंने कर दिया भाई आपका ये है। और जो पुलिस होती थी, पुलिस एक्ट 1861 की, कोई रेलेवेंस है आज 2024 में? तो मैं समझता हूं बहुत अच्छा चेंज है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और चैलेंजेस आते हैं और समय के हिसाब से रिफॉर्म्स भी होते रहने चाहिए। जो मैम सबसे ज़्यादा इसमें एक चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा अपीलिंग हो रही है लोगों के बीच, और लॉयर्स भी इस चीज़ को काफ़ी डिस्कस कर रहे हैं, उसको मैं आपसे समझूंगा। फॉल्स प्रॉमिस जो की जाती है, उसमें झांसा देकर फिजिकल रिलेशन बनाना या नौकरी का झांसा देकर उसके साथ रिलेशन बनाना, काफ़ी कॉन्ट्राडिक्ट रहा है ये सेक्शन 69। इसको आप किस तरह देखते हैं? मुझे लगता है ये एक अच्छा यहाँ पे पुराने कोड से नए कोड की तरफ जो डायरेक्शन आया है, इस पर्टिकुलर ऑफेंस को लेके यहाँ पे कानून बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है। फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी एक ऐसा रिलेशन है जहाँ कहीं ना कहीं पावर प्ले होता है। यदि आपने किसी को नौकरी का झांसा दिया या आप अपनी पोजीशन ऑफ पावर या डोमिनेंट पोजीशन का अब्यूज कर रहे हैं, ऐसे में या आप उसको फाइनेंशियल लालच देते हैं या आप उसे ये कहते हैं कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूं, और इस संदर्भ में आप किसी महिला को कमजोर करते हैं इमोशनली एंड एट द सेम टाइम वो आपके साथ फिजिकली इन्वॉल्व हो जाती है, पार्टनर्स के बीच में इंटरकोर्स हो जाता है, जिसका सिंपल प्रिटेक्स्ट ये था कि जो कंसेंट डिराइव की गई है वो झूठी है। यहाँ फॉल्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। तो ये जो फॉल्स है या ये जो झूठ बोला गया है, जो फरेब किया गया है, उसको यहाँ पे क्वांटिफाई करके नए कानून में पनिशमेंट बढ़ा दी गई है। तो मुझे लगता है ये एक अच्छा डिविएशन है पुराने एक्ट से, और इसको एक बड़ा कृत्य कुकृत्य माना गया है। सर, इसी पे मैं भी आपको चाहूंगा, क्योंकि कई बार ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये इक्वालिटी नहीं है, मतलब जो पुरुष के अधिकार का कहीं ना कहीं हनन हो रहा है, ऐसा बार बार ये चीजें डिस्कशन में आ रही है। आप क्या सोच रहे हैं इसको लेकर? अगर हम ब्रज 21वीं सदी के भारत की बात करते हैं तो जेंडर इक्वालिटी प्रोमिनेंट रोल पे करेगा। आप किसी बजाय कि आज हम जरूरत किस बात की है, आज बजाय कि जेंडर स्पेसिफिक लॉ के, जेंडर इक्वल जेंडर न्यूट्रल लॉ की जरूरत है। प्रज्ञा ने 4 बातें कही, 2 बातें कही, उसमें धारा 90 जो इंडियन पिनल कोड का 4 बातें कहता है। अगेंस्ट द विल, मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, या वो उसको कुछ बीमारी है, या वो पागल है, या वो नहीं है, नॉट कैपेबल ऑफ गिविंग, और या फोर्स। अब इसमें थोड़ा सा मैं और ऐड करना चाहूंगा प्रज्ञा को। फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज बिल्कुल ठीक है, लेकिन फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज व्हाइल नोइंग दैट अदर पर्सन इज ऑलरेडी मैरिड, उसको कोर्ट्स ने, सुप्रीम कोर्ट ने समय के साथ, इवन मेरे भी अभी एक केस में बड़ा लैंडमार्क जजमेंट आया, सुप्रीम जस्टिस राजेश बिंदल ने जजमेंट दिया कि भाई कोई अगर मैरिड है और जानते हुए अगर वहां पर कंसेंटेड, तो वो कंसेंट माना जाएगा, क्योंकि आप द पर्सन इज नॉट कैपेबल ऑफ गेटिंग मैरिड। तो फॉल्स प्रॉमिस नहीं रहा। फॉल्स प्रॉमिस का अगेंस्ट हर विल अगर हो, नंबर 1, या तो तब रेप होगा, और या 2 में से दोनों अनमैरिड हैं और एक जो है डिच कर देता है, मेल डिच कर देता है। तो ये इलस्ट्रेशन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी व्याख्या करी। तो इस कानून में भारतीय न्याय संघ में बखूबी उसको भी डील किया गया है, और बखूबी ब्रिज मैरिटल रेप जैसी बातों को उन्होंने सेपरेशन से डील करके किया है। तो मैं समझता हूं कि ये बड़ा अच्छा एक परिवर्तन है जो आज के हिसाब से जरूरत थी, क्योंकि अब एक ऐसा भी नहीं हो सकता है कि कोई एक ही जेंडर का व्यक्ति जो है अपराधी माना जाएगा, या उसमें बहुत सारे कारण, उसके क्या क्या उस समय परिस्थितियां थी, वो सब देखा जाएगा, और बाकी अल्टीमेट टेस्ट
तो कोर्ट को डिसाइड करना है। तो कोर्ट्स जो है हमारी इतनी ट्रांसपेरेंट हैं कि वो फैक्ट से इस बात पर पहुंच सकती हैं कि वास्तव में क्या ये फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज था या कोई और इसमें कारण मौजूद आपने है। मैरिटल रेप का जिक्र किया तो मैं इसको और थोड़ा सा समझना चाहूँगा। तो इस लॉ में अगर वाइफ के साथ हस्बैंड फोर्सफुली फिजिकल रिलेशन बनाता है तो वो रेप माना जाएगा या नहीं? देखो, दो बातें हैं उसमें। अगर दोनों के बीच में सेपरेशन है, हाँ। दोनों के बीच में मैरिटल डिस्कॉर्ड है, तो वो कारक इसमें मौजूद है तमाम ऐसे कि अगर वो बाहर, तब फोर्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज करते। अदरवाइज आप देखिए धारा 375 का जो इलस्ट्रेशन है इसमें, जो इंडियन पीनल कोड में, अगर हम उसको देखें तो वहां उन्होंने डिसाइड किया कि वाइफ के अगेंस्ट, मतलब वाइफ के साथ जो है जो रिलेशनशिप है वो इसमें नहीं आएगा, माने मैरिटल रेप की श्रेणी में या रेप की श्रेणी में नहीं आएगा। ये उसमें इलस्ट्रेशन। अब इन्होंने क्या किया, 18 साल तक, इवन इट इज योर वाइफ, इवन शी इज योर वाइफ, तो 18 साल तक की अगर उम्र है और उसके नीचे की उम्र है, उस समय अगर आप उसके साथ करते हैं किसी प्रकार का, तो वो एक तो रेप की श्रेणी। दूसरा, अगर दोनों के बीच में सेपरेशन है, दोनों मैरिटल डिस्कॉर्ड है, अदालतों में मुकदमा चल रहा है, तो वहां निश्चित तौर पर अगर ऐसा कुछ होता है तो आएगा। लेकिन साथ में रहते हुए इस बात पर अभी इतना क्लैरिफिकेशन नहीं है, पर मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में कोर्ट्स की व्याख्या जब इसमें आएगी तो ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको कैसे इंप्लीमेंट करना उस पर बात होगी। अभी हम सेक्शंस को देखें तो उसमें सेपरेशन वर्ड भी लिखा हुआ है। इसमें मैं ये ऐड हाँ, करना बिल्कुल। चाहूँगी, दिल्ली हाई कोर्ट का इसमें दिल्ली मैरिटल रेप ये केस फाइल हुआ था 2015 में और 2022 में इसका निस्तारण हुआ और 1:1 की बेंच पे ये जस्टिस शक्दर और इंद्रधनुष हरिशंकर जी ने ये एक ऑर्डर दिया था कि एक जज ने बोला कि नहीं ये मैरिटल रेप नहीं माना जाएगा, दूसरे जज ने कहा कि नहीं भारत अब तैयार है मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करने के लिए, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए। बेसिकली सेक्शन 376 सब सेक्शन 2 का जो है यहाँ पर बात उठी थी। अब ये मैटर सब जुडिस है सुप्रीम कोर्ट में और इस पर निस्तारण जल्दी ही होगा। लेकिन क्या ये ऐसा होता है क्या नहीं होता है, बात ये थी कि शादी एक बहुत ही, जो शादी है द नेचर ऑफ द ऑफेंस इतना प्राइवेट है, चार दीवारी के अंदर होता है और पति पत्नी के दरमियान होता है, तो बहुत छोटे छोटे एस्पेक्ट्स हैं जिन पर विचार करना बहुत जरूरी है। 10 बार किसी पार्टीज के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में इंटरकोर्स रहा, 11वीं बार मान लीजिए किसी एक पार्टी की कंसेंट नहीं थी, तो क्या ऐसे में जाके एफआईआर कराना ठीक रहेगा? क्या इसे हम उस श्रेणी में रख सकते हैं? जब शादी होती है तो कहीं ना कहीं ये अंतर्निहित अंडरस्टैंडिंग है कि सेक्सुअल रिलेशन होगा, इंटरकोर्स होगा, तो क्या हम एक हस्बैंड को एक पार्ट स्ट्रेंजर या एक रेपिस्ट से कंपेयर कर सकते हैं शादी के संबंध में? ये बहुत ही छोटे छोटे गंभीर मसले थे जिन पर अभी भी सुप्रीम कोर्ट बहुत ही समूची दृष्टि से अपना एनालिसिस कर रही है। दोनों पक्षों की तरफ से अपने अपने इसमें वो आ रहे हैं, लेकिन चूंकि मैटर विचाराधीन है इसलिए नया कानून एज ऑफ नाउ यदि हम बात करें, भारतीय न्याय संहिता अभी मैरिटल रेप को ऐसा आइडेंटिफाई नहीं करती है और ये नहीं कहती है कि हस्बैंड वाइफ का रेप कर सकता है। हालांकि सर ने जैसे बताया इसके 2 एक्सेप्शंस हैं। एज यहाँ पे मैटर करती है। यदि आपकी पत्नी है 15 साल से कम उम्र की, 18 साल से कम उम्र की है, तो उसे माना जाएगा। यहाँ कंसेंट नहीं मैटर करेगी या मैरिज नहीं मैटर करेगी। दूसरी बात यहाँ पे ये भी बोली गई थी कि यदि सेपरेशन है, जुडिशियल सेपरेशन चल रहा है हस्बैंड वाइफ के बीच में और उस समय जबरन यानी कि कंसेंट का वायलेशन होता है बाय द हस्बैंड अगेंस्ट द वाइफ, हमें ये समझना जरूरी है कि मैरिटल रेप जो है एक पर्टिकुलर जेंडर से रिलेटेड है, ये जेंडर स्पेसिफिक है, जेंडर न्यूट्रल नहीं है। तो यहाँ हस्बैंड ही रेप कर सकता है वाइफ का। इसलिए अभी आज की दृष्टि में अगर हम बात करें तो कानून इस पे शांत है क्योंकि ये मैटर अभी विचाराधीन है। इसमें मैं थोड़ा सा और समझूंगा, अननेचुरल ऑफेंसेस का भी बार बार जिक्र होता है, तो मैं ये समझूंगा कि कोई महिला महिला का रेप कर सकती है, क्या कोई पुरुष पुरुष का रेप कर सकता है? बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया है। देखिए सर, सेक्शन 377 आईपीसी का उसे स्क्रैप आउट कर दिया गया है, लेकिन उसमें 2 प्रोविजंस ऐसे थे जैसे कि बोला जाता है सोडोमी और बेस्टियलिटी। सोडोमी का मतलब है रेप बाय वन मेल अगेंस्ट द, एक पुरुष का दूसरे पुरुष के साथ, लेकिन यहाँ पे भी कंसेंट बहुत मैटर करती है। यदि कंसेंट है तो उसे रेप नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर कंसेंट वहां नहीं है तो आज भी पुरानी आईपीसी के हिसाब से माना गया है कि ये रेप की श्रेणी में आ सकता है। लेकिन अगर हम नए कानून की बात करें तो उसमें ना उसने बेस्टियलिटी की बात की है। बेस्टियलिटी का मतलब है जानवरों के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो इन प्रोविजंस को हटा दिया गया है। अगर हम बीएनएस की पर्टिकुलरली बात करें तो औरत द्वारा औरत के ऊपर, आदमी द्वारा आदमी के ऊपर या ट्रांसजेंडर्स के साथ हुआ रेप
अनफॉर्चुनेटली इसमें डिफाइंड अभी एज ऑफ नाउ नहीं है। इसके ऊपर लॉ इवॉल्व हो रहा है। क्या सेम सेक्स मैरिज होनी चाहिए, क्या अभी हम भारत में इस तरीके से तैयार हैं, अभी ये सारे मुद्दे विचाराधीन हैं। लेकिन अगर एज ऑफ नाउ अगर हम करंट बात करें बीएनएस के हिसाब से, तो भारतीय न्याय संहिता ये कहती है कि ये नेचर ऑफ ऑफेंस आइडेंटिफाइड नहीं है। जी सर, मैं थोड़ा सा पुलिस वाली चीज़ें समझना चाहूँगा, क्योंकि बार बार होता है गाँव में जब कोई महिला पीड़ित होती है तो वो थाने में एफआईआर दर्ज कराने जाती है या किसी भी तरह की घटना हो, तो पुलिस वाले ये बोलकर मना कर देते हैं कि ये जो घटना हुई है ये हमारे थाने के एरिया में नहीं आता, आप उस पुलिस थाने जाइए। इसके लिए इस कानून में कुछ सोल्यूशन निकला है? बिल्कुल, देखिए जीरो एफआईआर का जो कॉन्सेप्ट और ईमेल से भी अपनी कंप्लेंट फाइल करने का जो कॉन्सेप्ट इसमें इवॉल्व हुआ है, अच्छा। वो बड़ा लैंडमार्क अचीविंग है। क्योंकि होता क्या था कि पहले जुरिस्डिक्शन करके क्षेत्राधिकार वो फीता लेकर नापते थे कि अगर ये बॉर्डर है, ये यूपी वाला एरिया है, एमपी वाला, ऐसा तो नहीं कि एक थोड़ा सा यहाँ हुआ और बाद में ऑफेंस होते होते यूपी वाले एरिया में चले गए बॉर्डर पर, तो बोले नहीं हमारा जुरिस्डिक्शन है। तो अब इसमें जीरो एफआईआर माने जहाँ भी कंप्लेंट जाएगी, चाहे जुरिस्डिक्शन हो चाहे नहीं हो, वहाँ की पुलिस बाध्य है एफआईआर दर्ज करने के लिए। वो बाद का विषय है कि उस पर डिसाइड होगा कि अल्टीमेट लिटमस टेस्ट कहाँ डिसाइड होगा, कौन सी कोर्ट का क्षेत्राधिकार बनेगा। लेकिन जो त्वरित, जो कहते हैं इंस्टेंट रेमेडी किसी भी व्यक्ति को तुरंत मिलेगी, वो उसी पुलिस स्टेशन में जहां उन्होंने कंप्लेंट किया। जैसे चैन स्नैचिंग के केसेस भी आप देखते होंगे, कई बार कि अपराधी कहीं और से पकड़ा जा रहा है, ऑफेंस कहीं और से हुआ, कंप्लेंट कहीं और जा रही है, रेलवे में जा रहे हैं तो पता चल रहा है कि कहाँ पे, अब मूविंग ट्रेन में किस जुरिस्डिक्शन में हुआ, कहाँ पर कंप्लेंट रजिस्टर होगी। तो ये सब, इसमें मैं समझता हूँ कि भारतीय न्याय संहिता ने इन सेक्शंस को डील किया है। जीरो एफआईआर करके उसका इन्वेस्टिगेशन करना और लॉजिकल एंड पर लेकर जाना, ये इसमें बखूबी इसका वर्णन किया गया है। आने वाले दिनों में क्या तय होता है, कैसे कोर्ट्स की व्याख्याएं आती हैं, वो उस पर डिपेंड करेगा। परंतु जीरो एफआईआर एक बड़ा अच्छा लैंडमार्क स्टेप है, खासतौर से कानून निर्माताओं के द्वारा। ओके मैम, आपसे मैं ये चीज़ समझूंगा, एक कम्युनिटी सर्विस का भी जिक्र हुआ है इसमें, उसमें छोटी मोटी चोरी या कुछ है तो उसमें खाना बनाना या कुछ ऐसे, इस तरह इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? मुझे मतलब लगता थोड़ा है सा इसको समझा दीजिए पूरा। हाँ, कम्युनिटी सर्विस, अगर हम भारतीय न्याय संहिता की बात करें तो उसमें एक ये नई फॉर्म ऑफ पनिशमेंट है। यानी एक नई तरीके का पनिशमेंट बोला गया है। अब ये पनिशमेंट या दंड ऐसा नहीं है कि आपको कोड़े मारे जाएंगे, आपको जेल भेजा जाएगा, या आपको कोई जो है राशि देनी पड़ेगी या बेल बॉन्ड देना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ इस प्रकार के छोटे मोटे ऑफेंसेस हैं जिन्हें हम इतना बड़ा नहीं कह सकते जिसके लिए किसी को डायरेक्टली जेल भेज दिया जाए। तो ये कम्युनिटी को सचेत करने के लिए या लोगों को जागरूक करने के लिए और उनकी गलतियों का इन अ वे इस तरीके से डेटरेंट समाज में बताने के लिए इन्होंने कम्युनिटी सर्विस का एक प्रावधान लेकर आया है, जो इन अ वे पीनल प्रोविजन है। किसी ने जेब कतरी की, यदि वो जेब कतरी 5,000 रुपए से कम की है, तो ऐसे में क्या हम उस इंसान को एक नया मौका दे सकते हैं या उसे सीधे हम जेल भेज दें? ऐसे में बोला गया है कि या तो ये इस इंसान को किसी एनजीओ, एसोसिएटेड एनजीओ के साथ रह के इसको 6 महीने काम करने पड़ेंगे, इसको गरीबों को जाके पढ़ाना पड़ेगा, इसको यमुना के तट पे जाके वहां जो गंदगी फैली है उस पे वहां पे झाड़ू लगाना पड़ेगा। ये एक सोशल मैसेज दे रहा है। तो मुझे लगता है ये जो कम्युनिटी सर्विस का कंसेप्ट लेकर आए हैं, ये जनमानस को लेकर है कि इतनी बड़ी कानून की आपने उल्लंघना नहीं की है, एक छोटा ऐसा आपने कमिट किया है, एट द सेम टाइम समाज में ये एक मैसेज भी जाना चाहिए कि आपने गलती की है। तो उस गलती का निस्तारण करने के लिए कानून ने ये छोटा सा भारतीय न्याय संहिता में ये प्रावधान आया है। इसमें और छोटे, आपने लड़ाई झगड़ा किया, आपने गाली गलौज कर दिया, क्या गाली गलौज इतना ज्यादा बड़ा है? क्योंकि गाली गलौज एज लॉन्ग एज वो सेक्सुअल असॉल्ट नहीं बन जाता या वह किसी औरत की मॉडेस्टी को आउटरेज नहीं कर रहा है, तो कुछ यार्ड स्टिक्स बनाए हुए हैं। यदि उस छोटे यार्ड स्टिक के दायरे में आप हैं, जहां गलती तो हुई है, कानून का उल्लंघन तो हुआ है, लेकिन एट द सेम टाइम आपका क्राइम इतना बड़ा नहीं है कि आपको सलाखों के पीछे डाला जाए। नहीं, उसी में एक छोटा सा, मैं भी आज अखबार में मैं एक्स पर एक न्यूज़ पढ़ रहा था जिसमें ये था कि मुर्गा चोरी के आरोप में SC/ST एक्ट लगाया और 20 साल बाद वो जो कंप्लेनेंट है अपने आरोप से मुकरा, 20 साल बाद उस व्यक्ति को SC/ST एक्ट में मुर्गा चोरी के आरोप में न्याय मिला। ये जो डिलेड जस्टिस है, विष्णु तिवारी का केस ब्रिज तुमने देखा होगा कि 20 साल तक एक फॉल्स SC/ST केस में
बांदा और छतरपुर के आसपास का कोई व्यक्ति इलाहाबाद हाई कोर्ट में 20 साल बाद बरी हुआ, जब आया कोई ऑफेंस ही नहीं मीट आउट हुआ। इन सब में जो मिसकैरेज ऑफ जस्टिस है, वो मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, क्योंकि अब पेटी ऑफेंस की बात हो रही है, तो मुर्गा चोरी के आरोप में SC/ST एक्ट लगा देना और 20 साल बाद मुकरना, तो ये मैं समझता हूँ बड़ा हास्यास्पद भी है, न्याय व्यवस्था पर भी सवाल उठाता है, और मैकाले ने कैसा कानून बनाया वो उस पर भी प्रश्न खड़ा करता है। SC/ST एक्ट नो डाउट की आजादी के बाद बना, लेकिन जो मुर्गा चोरी का आरोप है, चोरी तो उसी में डिफाइंड है। एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, हो सकता है आप उसमें प्रश्न में आगे आए। आप जब चैन स्नैचिंग किसी की करते हैं तो उस महिला का या उस व्यक्ति का जीवन दांव पर लगता है कि वो सड़क पे बाइक चलाते हुए या किसी तरह से करते, उसकी मौत भी हो सकती है, और उसको अगर हम छोटे मोटे ऑफेंसेस में या चोरी के ऑफेंसेस में उसको प्रोसिक्यूट करते हैं और समय के बाद पता चलता है कि किसी वजह से वो छूट जाता है, तो हर्ट क्या है या नेचर ऑफ ऑफेंस क्या है? नेचर ऑफ ऑफेंस बहुत सीरियस है, उस समय ये नहीं था। दूसरा, हम लोग हो सकता है आगे उस पर भी करें, 304A पर, जो रोड में सड़क में चलते हुए डेथ हो जाती है और उसके बाद कहते हैं कि नेग्लिजेंस पर करके और 2 साल तुरंत थाने से जमानत हुई, बेल बॉन्ड फर्निश कर दिया। ऐसे ऑफेंसेस को डील करने के लिए 2024 और 2034, 54 और 2124 के हिसाब से कैसे माने आने वाले दिनों में लॉ होना चाहिए, उसकी जरूरत थी। उस समय का 304A, मोटर भी कम होती थी, जहां पर तांगे होते थे, साइकिल भी नहीं होती लोगों के पास, तो ऐसे कानून की आज के हिसाब से जरूरत है। सड़क चलते हुए किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, कोई उठाने वाला नहीं रहता, तो मैं समझता हूँ ऐसे छोटे छोटी जो चीज़ों का ध्यान रखा गया है, ये बड़ा वेलकमिंग स्टेप है। और पेटी ऑफेंसेस के लिए निश्चित तौर पर छोटे छोटे ऑफेंस, थप्पड़ मार दिया किसी को, गया और सालों मुकदमा चल रहा है, तो त्वरित जो निर्णय है, और प्ली बार्गेनिंग का भी जो कॉन्सेप्ट आया था वो इसीलिए आया था कि व्यक्ति अपनी गलती माने, आगे बढ़े, ताकि मुकदमों का बोझ कम हो। तो इस तरह से ये बड़ा अच्छा सिग्निफिकेंट स्टेप है, बड़ा अच्छा स्टेप है, पायस एफर्ट है। अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि कैसे इसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है। मैम, हिट और रन केस की बार बार जिक्र हो रहा है, क्योंकि ये जब से पुणे वाला केस हुआ उसके बाद 1-2 इंसिडेंट और सामने आए, तो उसमें माइनर था, इस वजह से जमानत और चीज़ें हुई। बाद में काफ़ी जो ऑर्डर आया था कोर्ट का, काफ़ी उसको क्रिटिसाइज़ किया गया। आप देखते हैं कि ये लॉ में जो आया है न्यू क्रिमिनल लॉ, इसमें भी कुछ इसको लेकर चेंजेस हुए हैं? सर, हिट एंड रन को हमने अनफॉर्चुनेटली पास्ट में बहुत लाइटली लिया है, और कहीं ना कहीं एक बहुत ही सीरियस टर्न आया है, और भारतीय न्याय संहिता ने इस ऑफेंस को एक डिफरेंट स्पेशलाइज्ड श्रेणी में डाला है। आपने न सिर्फ किसी को मारा, एट द सेम टाइम आप भाग गए वहां से, तो आपका मेंस रिया और एक्टस रिया से कि एक 2 शब्द हैं जो शायद लॉयर्स समझ पाते हैं। आपने न सिर्फ क्रिमिनल एक्ट किया है, आपकी मंशा थी करने की, एंड एट द सेम टाइम करने के बाद आपने कोई ऐसा एक्ट किया, यानी कि आप भाग गए वहां से, तो इसका मतलब है कि आपको संपूर्णता नॉलेज थी कि आपने क्या किया है। इस चीज की सीरियसनेस को भारतीय न्याय संहिता ने बहुत अच्छे से उठाया है। इसने एक स्पेशलाइज्ड श्रेणी में डाला है हिट एंड रन केसेस को। इनफैक्ट अभी अगर 2-3 महीने पहले की बात करें, तो बंबई, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के ट्रक ड्राइवर्स ने मैसिव प्रोटेस्ट किया था इस पर्टिकुलर प्रावधान को लेके। 306 है मेरे हिसाब से, और उनका कहना ये था कि वो रात रात भर ड्राइव करते हैं। कभी फॉगी कंडीशन होती है, कभी इस तरीके की स्थितियां होती हैं कि उन्हें पता नहीं चलता, या कभी अगर मान लीजिए उन्होंने उनसे कुछ हुआ, एक्सीडेंट हो गया और वो उतरे, उनकी मॉब लिंचिंग हो गई, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर ये था कि जो आपने इतना स्ट्रिक्ट पीनल प्रोविजन बना दिया, अब इसमें ये हो गया है प्रावधान कि 10 साल का कारावास होगा अगर आपने पुलिस ऑफिसर को स्वयं जाके बताया कि मैंने एक्सीडेंट किया है, तो आपको 5 साल का कारावास है। लेकिन यदि आपने एक्सीडेंट किया और आप वहां से भाग गए और आपने पुलिस को भी नहीं बताया, तो 10 साल का कारावास है, और उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। यदि वहां डेथ हुई है तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी आ सकता है। तो इसको लेके पहले से ही प्रोटेस्ट चल रहा था, काफी रोष था ट्रक ड्राइवर्स में, लेकिन मुझे लगता है एक वेलकम स्टेप है। किसी की जान बचाई जा सकती है। आप वहां पे, अगर ठीक है आपसे गलती हुई, अकारणवश आपने जानबूझ के नहीं किया, लेकिन एक मौका है, यदि आप उसे बचा सकते हैं तो मुझे लगता है वहां पे गुड समैरिटन बन के आपको बचाना चाहिए। तो कानून यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट और रिजिड हुआ है, और उसने ऐसे केसेस को कहीं ना कहीं एक संकेत दिया है सोसाइटी में कि यदि आप गाड़ी चला रहे हैं तो बहुत आप तमीज से गाड़ी चलाइए, और यदि
कानून का आप उल्लंघन करेंगे तो आपको पेनल्टीज के रेफरेंस में भरनी पड़ेगी। इसमें एक और, जैसे मैंने तो स्वयं आंखों से देखा कि मैं ऐसे जगह को बिलोंग करता हूँ, सिंगरौली, जहाँ पर 20,000 ट्रक्स हर रोज 50 किलोमीटर की परिधि में और बड़े बड़े 20 टायर वाले 22 टायर वाले बड़े हाईवा जो है कोयला ट्रांसपोर्ट करते हैं। सड़क वही 1960 1950 की है। हर रोज एक्सीडेंट होता है। मैं 50 किलोमीटर के दायरे में एनसीआरबी का डाटा उठाएं और बड़े दावे के साथ कहता हूं तो देश का सबसे बड़ा एक्सीडेंटल जोन वो है। सड़क पर स्कूल जाता हुआ व्यक्ति घर पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, बच्चा नौकरी करने जाने वाला तो पहुंचेगा, क्योंकि जिस स्पीड से वो गाड़ियां चलाते हैं, क्योंकि जितनी स्पीड से जितने जितने माने वो ट्रिप लेकर जाएंगे उतना ही उनको पैसा मिलेगा। तो अनाड़ी ड्राइवर्स सब चलते हैं ट्रक्स पर नंबर, वहां एक्सीडेंट में लोग मर जाते हैं। और एक्सीडेंट में जब मरते हैं तो पुलिस निश्चित तौर पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है। ऑफेंस क्या हुआ? 304A। 304A में ट्रक ड्राइवर गलती नहीं, अभी के एग्जिस्टिंग प्रोविजन पर आप कल्पेबल होमिसाइड और उस सब की तो बात कर नहीं सकते क्योंकि ट्रक चल रहा है। तो ऐसे ऑफेंसेस में ट्रक ड्राइवर भी चला जाता है, निर्बाध गति से वो चलता रहता है, तो उनके ऊपर भय होगा। ट्रक ड्राइवर या कोई व्यक्ति जो या किसी और बड़े वाहन से चलने वाला व्यक्ति जो दुर्घटना कर देता है, वो ये नहीं कह सकता कि हम रात भर ट्रक चलाते हैं। ये उसकी फर्स्ट इसेंशियल जिम्मेदारी बनती है कि वो ये इंश्योर करे कि सड़क पर धीमी गति से जो स्पीड है वो मेंटेन्ड हो। फॉग है तो गाड़ी साइड में खड़ी कर दो, जरूरी नहीं है कि चलाना। तो उनकी अकाउंटेबिलिटी या कानून का भय तभी होगा जब स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होगा। अगर नहीं होगा तो हर व्यक्ति इस तरह का ऑफेंस करेगा, तो दुर्घटनाओं में कमी हो। सड़क दुर्घटनाएं भारत में आप देखिए, नितिन गडकरी जी का भी स्टेटमेंट आप देख लीजिए कि सड़कों पर बेतहाशा जो गाड़ियां चल रही हैं उसकी वजह से बहुत इसीलिए उन्होंने उसका कॉम्पन्स उसमें जो जुर्माना लगाना है जुर्माना भी बढ़ाया। तो एक्सीडेंट्स कैसे होते हैं और एक्सीडेंट से लोग छोड़ करके उसको चले जाते हैं। जो एक्सीडेंट करने वाले हॉस्पिटल पहुंचाते, हो सकता है जान बच जाती, हॉस्पिटल पहुंचा, हो सकता है इमीडिएट एड मिल जाता, लेकिन वो छोड़ के चले जाते हैं इस बात से। थाने में गाड़ी भी नहीं खड़ी होती, तुरंत इमीडिएटली गाड़ी भी रिलीज हो जाती है, वो भी रिलीज फिर वो उसी काम में लग जाता है। और ये भी नहीं है कि मल्टीपल टाइम आपने ऐसा किया तो आपके ऊपर बड़े और भी लग जाएंगे, स्ट्रिक्ट लगेगा या 10 साल की सजा हो जाएगी या स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होगा, वही 2 साल की सजा है। तो ये गोरों का बनाया भारतीयों के ऊपर, भारतीयों को रूल करने के लिए जो कानून है, तो आज के हिसाब से तो चाहिए ताकि उनकी भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो, सड़क पर चलने वाले की भी। अभी तो पुलिस कह देती है कि आप दूसरी तरफ सड़क के क्यों गए, और ऐसे कह के मामले को सुलटाने की बात करती है कि आप रॉन्ग साइड से चल रहे थे। माने जो विक्टिम है, विक्टिम को ही पुलिस पेनालाइज करने लगती है। क्यों? क्योंकि 1861 का पुलिस एक्ट है, जो पुलिस एक्ट ब्रुटैलिटी करने की, जो पुलिस एक्ट अपने हिसाब से लोगों को ट्रीट करने की, बिना किसी कारण 24 घंटे तक या 24 घंटे थोड़े समय तक जेल में निरुद्ध करने की परमिशन देती है। तो लाइफ लिबर्टी की बात वहां नहीं होती। तो आज का जो कानून है ब्रिज, मैं समझता हूं कि इसमें भी हिट एंड रन के केसेस में भी इससे कमी आएगी, लोगों का सड़क पर जो मौत होती है उससे भी कमी आएगी, और लोगों को त्वरित जो है फर्स्ट एड मिलेगा तो जान बच सकेगी, क्योंकि इंडिविजुअल की लाइफ बड़ी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, मॉब लिंचिंग का जिक्र हो रहा था, मैम ने किया था, वही चीज़ मैं आपसे समझूंगा। मॉब लिंचिंग का जो मामला है इसको नकारा नहीं जा सकता। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे मामले आए। इसके अलावा हेट स्पीच का, किसी के धर्म या रिलीजन को लेकर हेट स्पीच देना, इसको लेकर कोई कठोर प्रावधान इसमें बनाया गया है या नहीं? मॉब लिंचिंग के तो इसमें ऑर्गेनाइज क्राइम और मॉब लिंचिंग को तो बखूबी प्लेस मिला है भारतीय न्याय संहिता में। मॉब लिंचिंग पुराने मैकाले का द्वारा जो निर्मित कानून था उसमें मॉब लिंचिंग को कोई प्लेस नहीं था। ऑर्गेनाइज क्राइम की भी अगर हम बात करते हैं तो उसको भी मॉब लिंचिंग को इसमें स्पेशली इंक्लूड किया गया है कि किसी भी तरीके से अगर वहाँ पर पब्लिक पहुँचती है, पब्लिक मॉब लिंचिंग करने लगती है, तो उसके लिए हर एक व्यक्ति जो उस गैंग का मेंबर है वो भी, और उसके अलावा अगर हम दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक करें, ऑर्गेनाइज क्राइम कोई और उसको उकसा रहा है तो उस पर भी है। अब दूसरी बात आपने कहा 153 ये और 293 ये इंडियन पीनल कोड में ये प्रोविजन है कि जिसमें हेट स्पीच और किसी के रिलीजन और धर्म के विषय में कहना। लेकिन अगर हम देखें कि जो हमारा यूनाइटेड नेशंस के डिक्लेरेशंस के हिसाब से हेट स्पीच पर जिस तरीके से कानून बनना चाहिए था वो कानून नहीं बना। हेट स्पीच की स्पेसिफिक डिफिनीशन नहीं आई कि क्या स्पेसिफिक डिफिनीशन होंगे, क्या पैरामीटर्स होंगे, तो उस पर भी इसमें है किसी के भी धर्म पर, किसी के जाति पर किसी को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये इस भारतीय न्याय संहिता में वेल प्लेस्ड है। जब भी कोई भी लॉ बनता है हमारे देश में या कोई भी पॉलिसी आती है तो हर महिला चाहती है कि उसके लिए भी कुछ चीज़ें जो है उसके फेवर में हो। इस कानून में कुछ है महिलाओं के लिए जो उसकी सुरक्षा को लेके हो या किसी भी चीज़ को लेके हो जो उनके लिए एम्पावरमेंट करने की बात करती हो?
अ, 16 दिसंबर की वो भयावह रात आज भी कोई नहीं भूला है। जब निर्भया का रेप हुआ था, तो कलेक्टिव कंसाइंस हमारे नेशन का हिल गया था, झकझोर गया था। उसके बाद ये ज़रूरत महसूस हुई कि कानून में परिवर्तन आना चाहिए। जस्टिस वर्मा कमिटी की जो रिकमेंडेशन थी 2013 में, उन्होंने सीरीज़ ऑफ अमेंडमेंट्स लेकर आए भारतीय दंड संहिता में, इंडियन पीनल कोड में, और उन क्रिमिनल अमेंडमेंट्स को शुमार किया गया लॉ में। और वो लॉज़ इतने स्ट्रॉन्ग थे जिसने कहीं न कहीं औरतों को न सिर्फ प्रोटेक्शन दिया, बट एट द सेम टाइम उनको इक्वल या समतुल्य माना, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए एक स्पेशल प्रोविजंस बनाए जो सिर्फ औरतों के संदर्भ में थे। अगर हम बात करें पुराने लॉ की, तो कुछ नए कानून जैसे आए, उनका नाम था स्टॉकिंग, वॉयरिज्म, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन, इस तरीके की छोटी-छोटी चीज़ें ऐड की गई थी। क्रिमिनल लॉ में जो जो रेप लॉज़ है उसमें चेंजेस लाए गए। गैंग रेप का इंसर्शन हुआ इस नए प्रोविजन का। कहीं न कहीं जो इंडियन लॉ कमीशन की सालों भर की जो रिपोर्ट्स थी, जो हर बार कुछ न कुछ टिडबिट्स ऐड करती थी औरतों के लिए प्रोटेक्शन लेने के लिए, उसके संदर्भ में कानून बनाने के लिए, उसको और इंडियन पीनल कोड के लॉज़ को और 2013 के क्रिमिनल अमेंडमेंट को, सबको यदि कंबाइन किया जाए, तो हम ये देखेंगे कि यही कैरी फॉरवर्ड होके भारतीय न्याय संहिता में आए हैं। तो क्या कोई स्पेशल प्रावधान बना है इस बार स्पेसिफिकली औरतों के लिए? मेरा मानना है ऐसा नहीं है। हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि 2013 से 2024 अभी 1 दशक ही पूरा हुआ है, और वो कानून बहुत स्ट्रेंथन किए थे महिलाओं के पोजीशन को और पावर को और उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए। हालाँकि इसमें एक छोटी चीज़ है जो मैं बताना चाहूँगी, जो गैंग रेप जैसा हीनस क्राइम है, डायबॉलिकल क्राइम है, गैंग रेप में कुछ कैटेगरीज़ बना दी गई हैं और पनिशमेंट को एनहांस किया गया है। यदि 12 साल से कम उम्र की बच्ची का गैंग रेप होता है, तो ऐसे में डेथ पेनल्टी दी गई है। यदि 16 साल से कम उम्र की बच्ची का गैंग रेप होता है, तो ऐसे में 20 साल का 20 साल का आपका जो है पेनल्टी, यदि ऐसे में डेथ होती है, तो उसे आजीवन कारावास में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। एंड सिमिलरली 18 साल के ऊपर जो ऑलरेडी इंडियन पीनल कोड में डिफाइंड था, वो कंटिन्यू आ रहा है। तो कुछ जगह आपकी जो पनिशमेंट्स थी, उन्हें एनहांस कर दिया गया है, जो पेक्यूनियरी आपके ऊपर पेनल्टीज़ थी, उसे एनहांस कर दिया गया है। वरना जुम्मा-जुम्मा अगर देखा जाए तो मोटा-माटी 2013 का जो क्रिमिनल अमेंडमेंट था, वो औरतों के लिए अभी भी है। ये अभी भी हमारा कानून जेंडर न्यूट्रल नहीं है, जेंडर स्पेसिफिक है कुछ प्रावधानों को लेकर, जहां वुमेन, चिल्ड्रन, ओल्ड एज पीपल के लिए स्पेशल प्रोविजंस है। बिल्कुल। आतंकवाद का बार-बार ज़िक्र होता था, मैं इस पे भी थोड़ा समझूँगा आतंकवाद को लेकर। जो फ़ॉरेन में प्रॉपर्टी है, अगर उसको कुछ नुकसान पहुँचाते हैं, तो आतंकवाद को इसमें जोड़ा गया है। लेकिन आतंकवादी को तो सज़ा यूएपीए के तहत भी है, उसमें भी ज़िक्र है। तो कहीं न्यू क्रिमिनल लॉज़ और जो यूएपीए है क्लैश ना हो जाए, कॉन्ट्राडिक्ट ना हो जाए? नहीं, देखिए वो स्पेशल लेजिस्लेशन है। हाँ। यूएपीए स्पेशल लेजिस्लेशन, उसकी धारा 15 में अगर हम जाएंगे तो उसमें टेररिज्म क्या है, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ क्या हैं, इंटरनल एग्रेशन कैसे होगा, इंटरनल डिस्टर्बेंस कैसे करते हैं, किस तरह से फियर इंस्टिल करते हैं लोगों के बीच में, वो सब यूएपीए में डिफाइंड है। लेकिन अब एक सवाल बड़ा सिग्निफिकेंट यहाँ पर आता है कि कुछ तत्व भारत के बाहर, भारत की संप्रभुता, भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ, या भारत के कभी पास्ट में किए गए किसी ऐसे टेररिज्म एक्ट को या टेररिस्ट एक्ट को या ऐसे एक्ट को पूरे देश में जिसकी देश की अदालत ने सजा दे दी, उनको ग्लोरीफाई करने के लिए भारत के बाहर किसी इस कंट्री में जहां फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के नाम पर भारतीय दूतावास पर या भारतीयों के साथ या भारत के जो अधिकारी हैं वहां हैं उनके साथ वो किसी तरह की गतिविधि करते हैं, तो उसको डील करने के लिए हमारे पास कोई कानून नहीं था। अभी हम लोग जैसे घटनाएं देखते हैं कि किसी दूतावास पर खालिस्तानी संगठन, बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो हमारे देश में हैं, वो वहाँ पर प्रोटेस्ट करने लगते क्योंकि उस देश में वो बैंड नहीं है। उन लोगों को डील करने के लिए, उन लोगों की भारत की जो प्रॉपर्टी है वो कैसे कन्फेसिकेट होगी, उन लोगों के ऊपर कैसे मुकदमा चलाया जाएगा, उन लोगों के ऊपर कैसे पूरे देश का जो हमारा उनके साथ ट्रीटी है उस कंट्री के साथ, तो कैसे हम उनको जो है भारत का नागरिक, भारत में अपराध किया तो भारत कैसे लाएंगे, या वो वहाँ का नागरिक है तो कैसे हम डिप्लोमेटिक स्तर पर उसको डील करेंगे, उसमें ये जो है जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें वर्णन है। दूसरा, अभी हम देखें तो जो फंडिंग हो रही है, फॉरेन फंडिंग, कई बार समझ में आता है कि पर्टिकुलर ऑफेंस करने के लिए विदेश से पैसा आ रहा है,
इस देश से पैसा आ रहा है, ताकि इस इतनी बड़ी जो कंट्री है, यूनाइटेड कंट्री है, उसमें डिसेबिलिटी लाई जा सके, उस कंट्री में किसी प्रकार का न्यूसेंस क्रिएट करें, समाज में भय या समाज में जो है अपराध का, या समाज में आपस में लोग लड़ें इस तरह का हो, या कहीं पर सड़कों को नुकसान पहुंचाए, ट्रेन को नुकसान पहुंचाए, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाए, लोगों को नुकसान, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचाए भय का, उसको डील करने के लिए भारतीय न्याय संहिता में ब्रिज वो प्रावधान है। क्योंकि इंडियन पिनल कोड की अगर हम बात करें तो इंडियन पिनल कोड में वो प्रावधान नहीं थे। जैसे टाडा आया, टाडा को रिपील किया, पोटा आया, पोटा को रिपील किया। अब यूएपीए के तहत एक जनरल सा देखते हैं, पहले क्या होता था कि अगर मान लीजिए आप स्पेशल लेजिस्लेशन में कहीं पर अपराधी को पकड़ना है, जैसे जो जम्मू कश्मीर में टेररिस्ट थे, कश्मीर में उन टेररिस्ट को पकड़ना है तो वहां की स्टेट की परमिशन पहले लेनी पड़ती थी कि स्टेट पुलिस का साथ में। यूएपीए नहीं, उसके धारा 19 का परिवर्तन करके पार्लियामेंट ने पास किया कि नहीं, अब जो एनआईए है, एनआईए अपने आप डिसीजन लेगी, एनआईए के स्पेशल कोर्ट्स में। तो उससे क्या हो, टेररिज्म में कमी आई। अब क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जब होने लगा, क्रॉस बॉर्डर से फंडिंग होने लगी टेररिस्ट एक्टिविटीज को देश में बढ़ाने के लिए, उसको डील करने के लिए क्या, तो वो भारतीय न्याय संहिता में है। तो मैं कहूंगा, मैं तो सजेस्ट करूंगा कि ये किताब जो है ना, एंड ऑफ कॉलोनियल लॉज फ्रॉम विजन टू एक्शन, ये जरूर पढ़ना, क्योंकि इसमें एक आपको मिलेगा कि क्यों जरूरत थी देश में एक ऐसे कानून की जो आज और आज के आने वाले हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए उपयोगी होगी, और कैसे वो कानून जो लॉर्ड मैकाले ने हम सब पर राज करने के लिए बनाया था, उसके बहुत सारे प्रोविजंस ऑब्सोल्यूट हो गए। अब एक और जनरल सा मैं इसमें जोड़ूंगा, प्रज्ञा एग्री करेंगी, जिस समय इंडियन एविडेंस एक्ट आया या उसके बाद से जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, उस समय सीसीटीवी, उस समय डिजिटल एविडेंसेस, उस समय इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस, उस समय साइबर लॉ, ये सब ऑफेंसेस नहीं थे। तो आज अगर हम देखें तो आज के हिसाब से उनको डील करने के लिए कोई, जैसे फॉरेंसिक मोबाइल किसी का देना है फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए, उस मोबाइल को कैसे एविडेंस एक्ट में हम उसकी एविडेंटरी वैल्यू लेकर आएंगे, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को या इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को हम कैसे प्रूफ करेंगे, वो सब प्रूफ करने के लिए उस समय का जो एविडेंस एक्ट था वो उतना सपोर्टिंग नहीं था। आज हम जब जैसे ही हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट लेकर आए, प्रज्ञा ने बड़ी अच्छी बात कही, अब मोबाइल पर किसी को मैसेज कर देना, मोबाइल पर मैसेज करे, वो मैसेज इतना है कि उस लेडी की मॉडेस्टी को आउटरेज कर रहा है, तो वो कैसे एविडेंस एक्ट की परिधि में आकर कैसे ऑफेंस पनिशेबल होगा, उसके लिए हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं थी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट था, समय समय परिवर्तन हुए, जब ये मल्टीनेशनल कंपनीज आ गई, जो एप्लीकेशंस जैसे ट्विटर, फेसबुक, एक्स, या जो माने इंस्टाग्राम या लिंक्डइन या ये सब हुआ, वहाँ जैसे कोई ऑफेंस हुआ तो उसको डील करने के लिए कैसे आप परिवर्तन। अब डीप फेक आ गया, जैसे इंटरमीडिएट गाइडलाइंस 2021 लेकर आए, उसके बाद डीप फेक आ गया, डीप फेक में पता चला ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का ही वीडियो दूसरा बनने लगा। तो कैसे वो प्रिपरेटर ऑफ क्राइम जो है, जो क्रिमिनल है, उसको कैसे पकड़ के सजा दी जाएगी, उसके लिए ये जो कानून है वो बहुत ज़रूरी है। और उसी तरह से टेररिस्ट एक्टिविटीज़, मैं क्यों कहता हूं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को कैसे प्रमोट किया। आप याद करिए कि एक न्यूज़ आई थी होम मिनिस्ट्री की तरफ से कि 400 से ज़्यादा ट्विटर हैंडल्स फार्मर्स प्रोटेस्ट के समय पर आईएसआई प्रायोजित थे, और फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के नाम पर जो उस समय का रूलिंग डिस्पेंशन था, खासतौर से ट्विटर का जैक डोर्सी और बाकी लोग, वो कह रहे थे कि साहब हम तो नहीं देंगे इनको प्रोटेक्शन, नहीं बताएंगे ओरिजिनेटर का नाम। तो गवर्नमेंट ने कहा कि ओरिजिनेटर का नाम इसलिए बताना पड़ेगा क्योंकि हमारी कंट्री में क्राइम हुआ। तो उन्होंने कहा वी डोंट फॉलो द कंट्रीज लॉ। तो भारत का, जैसे आपका दैनिक जागरण हो गया या कोई और अखबार या इलेक्ट्रॉनिक चैनल हो गया, तो उसको डील करने के भारत में तो कानून है, लेकिन जो मल्टीनेशनल कंपनीज है जो भारत में ऑपरेट कर रही है, भारत में जो एडवर्टाइज करके पैसा कमा रही हैं, उनको डील करने के लिए भारत कोई कानून नहीं था। तो इंटरमीडिएट गाइडलाइंस आई, इंटरमीडिएट गाइडलाइंस जैसे ही आई तो नए चैलेंजेस आ गए। तो नए चैलेंजेस को भी डील करने के लिए मैं सोचता हूँ भारतीय न्याय संहिता के साथ साथ जो और रेलेवेंट लॉज हैं क्रिमिनल लॉ के, उन सब में सुधार करते हुए लाएं, ताकि भारत में एक न्यायपूर्ण शासन, रूल ऑफ लॉ तो कानून का शासन हुआ, लेकिन आज जरूरत क्या, न्याय के शासन की है। और वो न्याय का शासन तभी होगा जब दंड से हम न्याय की तरफ जाएंगे और विक्टिम सेंट्रिक होगा और समयबद्ध मैनर में। जैसे मैंने एक आपको एग्जांपल दिया, 20 साल मुर्गा चोरी और SC/ST एक्ट, उसकी प्रताड़ना को आप समझिए कि जो 3 आरोपी थे, एक आरोपी की डेथ भी हो गई, उसको जस्टिस ही नहीं मिला। तो ऐसी चीजों को डील करें ताकि जस्टिस डिलीवरी सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस और अकाउंटेबिलिटी, तीनों चीजें एक साथ हो, ताकि किसी को रॉन्गफुल और मेलिशियस प्रोसिक्यूशन नहीं। हाँ, एक सुधार की भी जरूरत है। मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि अगर रॉन्गफुल और मेलिशियस प्रोसिक्यूशन होता है तो अभी जो आप डिफेमेशन या डैमेजेस पर जाते हैं वो सफिशिएंट नहीं है। स्टेट की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए
कि कोई भी निर्दोष व्यक्ति अगर स्टेट माने माइटी पुलिस कह लीजिए, उसके इशारे पर फंसाया जाता है झूठे आरोप में, और न्यायालय में वो अपराध अगर गलत पाया जाता है, तो जो स्टेट है जिसकी जिम्मेदारी है लॉजिकल एंड पर ले जाने की, इन्वेस्टिगेशन की, उसको भी पनिशमेंट डिटरेंट इतनी हो ताकि वो किसी भी प्रकार का मैनिपुलेशन करने में घबराए। एक आखिरी सवाल मैं लूँगा आपसे। आप पेंडिंग केसेस का बार बार जिक्र होता है, छोटे छोटे विवाद हो जाते हैं ज़मीन को लेकर या कोई भी चीज़, 20-20 साल चलते हैं, इसके लिए कुछ है इसमें सॉल्यूशन की नहीं? देखिए, ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, सिविल प्रोसीजर कोड नहीं है। तो यदि हम प्रॉपर्टी से संबंधित बात करें तो वो आपके सिविल लॉ। कोई भी छोटे मोटे केसेस रहते 20-20 साल पेंडिंग रहते, चाहे क्राइम से ही रिलेटेड हो। देखिए, मुझे लगता है इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि अगर हम एविडेंस की बात करें तो एविडेंस यानी कि जो साक्ष्य अधिनियम है उसमें जो चेंजेस आए हैं वो मुझे लगता है कि इस तरीके के केसेस में अब बहुत मददगार साबित होंगे। जैसे सेक्शन 65 भी है कि आपने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस दिए। देखिए, ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स क्राइम का भी नेचर बहुत इवॉल्व हुआ है, बहुत चेंज हुआ है। एक सिंडिकेट ऑपरेट करता है, तरीके तरीके से जो है क्राइम्स किए जाते हैं। हो सकता है एक सिविल डिस्प्यूट हो, लेकिन उस सिविल डिस्प्यूट में कोई क्रिमिनल एंगल भी हो। तो मुझे लगता है कि ये जो अमेंडमेंट्स लाए गए हैं, इन्होंने, सर ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि अब हमारा एम ये नहीं था कि हम दंड संहिता बनाए हैं, दंड से हम न्याय की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे कि एक बहुत पॉजिटिव वे में एनफोर्समेंट हो रहा है। हम प्यूनिटिव या प्रिवेंटिव एक्शन की जगह हम यहाँ जस्टिस बेस्ड बातें कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा फॉरवर्ड स्टेप है जो सरकार ने लिया है, और मुझे लगता है हमें तहे दिल से इसका स्वागत करना चाहिए। और जो भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का पार्ट है, चाहे कि वो पुलिस हो गई, चाहे वो जजेस हैं, या हम जैसे फेलो ब्रेथरन लॉयर्स हैं, हमको इसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए लेटर और स्पिरिट में। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में कोई भी छोटी मोटी त्रुटियां हैं या इश्यूज हैं वो हम जरूर ओवरकम कर पाएंगे। बिल्कुल सर, यही चीज़ मैं भी समझ, क्योंकि 20-20 साल कोई भी एक छोटे से मामले के लिए, न्याय के लिए इंतज़ार करना किसी के लिए, क्योंकि उसका एक एक जनरेशन तक बदल जाता है, तब भी न्याय नहीं मिल पाता है। ब्रिज, इसीलिए मैं दैनिक जागरण के प्लेटफॉर्म पर और आप जैसे एक बड़े सुलझे हुए लीगल जर्नलिस्ट के सामने, और प्रज्ञा हमारी है, इनके सामने, लॉयर हैं हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट की, मैं ये बड़े कन्विक्शन के साथ कहना चाहूँगी, गवर्नमेंट को इसमें अमेंडमेंट समय के हिसाब से करते रहना पड़ेगा। नो डाउट रिफॉर्म एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। जस्टिस वर्मा कमेटी के रिकमेंडेशंस की बात करते हैं, पूरी तरह से जस्टिस वर्मा कमेटी के रिकमेंडेशन भी इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, उनको भी करने की ज़रूरत है। जनरल न्यूट्रल लॉ की ज़रूरत इसलिए है कि आजकल आप देखिए, और प्रज्ञा मेरी बात से सहमत होंगी, कि अगर ऑफिस में देर से आ रही हैं और बॉस ने कुछ कह दिया, कई इंसिडेंट्स हुए हैं, बॉस ने कुछ कह दिया तो पता चला कि कंप्लेंट कर दी, कंप्लेंट करते ही उस व्यक्ति का जो कुछ भी ऑफेंस पनिश होना है, उसका प्रमोशन है या कुछ और कर दिया। दूसरा, आप चलते रहे और आपने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया और आपका बॉस जो है फॉरवर्ड कम्युनिस्ट, उसके ऊपर मुकदमा लग गया, क्योंकि लॉ ये कहता है। ऐसे केसेस में, और खास तौर से फर्जी तरीके से किसी को फंसा दिया, जैसे फेक एनकाउंटर पुलिस दिखाती है, या फेक तरीके से किसी और केस में अंदर कर दिया, बिना किसी ऑफेंस के अपने पर्सनल स्कोर सेटल करने के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाल दिया, तो ऐसे केसेस में भी कैसे स्टेट की, क्योंकि वो उनका एक्शन स्टेट जस्टिफाई करता है, स्टेट के अगेंस्ट या उस समय के ऑफिसर के अगेंस्ट क्या एक्शन होगा, इसमें सुधार करने की जरूरत, ताकि हम पुलिस राज बनाने के बजाय जो हम न्याय के राज की बात करें वो सही मायने में सार्थक हो सके। और फॉर रिफॉर्म, प्रकाश सिंह यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कितने रिफॉर्म्स आए, क्या एक भी रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट हुए? सुप्रीम कोर्ट की तमाम डायरेक्शंस आती हैं, क्या इंप्लीमेंट हुए? क्या होता क्या है महिलाओं के केसेस में? क्या होता है महिलाओं के केसेस में? डर इतना होता है कि अगर ऑफेंस हुआ तो 10 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल करना है, तो प्रेशर हुआ तो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई, तो ऐसे समय फियर भी नहीं हो, लेकिन जो पॉलिश्ड मॉडर्न पुलिसिंग है वो भी जरूरी है, क्योंकि अभी पुलिस 1861 के पुलिस एक्ट के मुताबिक चल रही है। अभी भी वो नहीं समझ पा रहे हैं कि हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहां पर कानून का शासन है और न्याय का शासन होने वाला है, और हम उम्मीद करते हैं कि न्याय का शासन होगा, यानी बीएनएस को लाने के पीछे का भी जो कॉन्सेप्ट है। तो ये जरूर है कि हर किसी की अकाउंटेबिलिटी, और झूठी जो कंप्लेंट करते हैं उनकी भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो, तभी सही मायने में हम कह सकेंगे कि हम दंड से न्याय की ओर बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, समय हो चुका है, जैसा कि सर ने, मैम ने बताया कि हम लोग दंड की ओर से जस्टिस की ओर बढ़ रहे हैं, और ये काफ़ी ज़रूरी है। हम लोग भी दैनिक जागरण पर लगातार जो न्यू क्रिमिनल लॉज हैं इससे जुड़े वीडियो लेकर आ रहे हैं, उसी से जुड़ा हुआ ये पॉडकास्ट भी है।
थैंक यू, आप दोनों ने इस चीज़ को समझाया हमारे दर्शकों को।